Assalamu alaikum. Today we are going to start our very first topic, concentrations of solutions. सबसे पहले solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture of two or more components. वो components आपके solid और liquid भी हो सकते हैं, liquid and liquid भी हो सकते हैं, and gas और liquid भी हो सकते हैं. ठीक है? Right now we are not going to talk in detail about the types of solution. We are more interested in concentration of solution. सबसे पहले जब हम concentration की definition की बात करते हैं, we have to define the concentration first. The concentration of a solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution. In simple words, हमें ये देखना होता है कि जो हमारा given solution है उसमें कितना solute present है और कितना solvent present है और overall हमारे पास जो solution बन रहा है उसका volume या उसका mass कितना आ रहा है. ठीक है? So that is basically the concentration of a solution. कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं. वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं, जो हमारे लिए फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है? सो सबसे पहले जो हमारे पास जो टर्म आ रही है, दैट इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. Always remember this that these two terms are relative terms. Relative terms का मतलब क्या है कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड हमेशा हम किसी चीज़ से कंपेयर करके हमको कह रहे होंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है और एक सॉल्यूशन सी है. ठीक है? उसमें से सॉल्यूशन ए के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बी में मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और इसी तरह से जो थर्ड बना है उसमें मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है? इसमें से जो सबसे फर्स्ट है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी तो फर्स्ट और सेकंड में से द सेकंड वन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है? क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सो दैट वन इज कंसिडर्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 और सॉल्यूशन नंबर 3 को कंपेयर कर रही हूँ, यानी कि 100 और 1000 को, तो उसमें से ऑब्वियसली 100 की जो अमाउंट है वो लेस है, सो 101 विल बी कंसिडर्ड एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो हमेशा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है वो एक रिलेटिव टर्म होती है, उससे आपको सॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. सो यू नीड अ प्रॉपर यूनिट टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. इसमें यहाँ पे आपको जो रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, इसमें आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है. इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें. दैट इज़ वेरी सिंपल वन. तो सबसे फर्स्ट हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट है कंसंट्रेशन का, दैट इज परसेंट कंसंट्रेशन. परसेंट कंसंट्रेशन जो है, हम परसेंट कोई का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमें पर 100 किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो. ठीक है? सो इसमें हमारे पास तीन तरह के मेथड्स हैं जिसमें हम परसेंट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज वेट बाय वेट, द सेकेंड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड द थर्ड वन इज वेट बाय वॉल्यूम. वेट बाय वॉल्यूम हमारी एक ऐसी टर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशंस. ठीक है? अच्छा, समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हम लिक्विड और लिक्विड का ही सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पैरामीटर्स. और समटाइम्स हमारा जो सॉल्वेंट है वो बहुत विस्कस होता है, सो इन दैट केस वी आर यूजिंग द वेट ऑफ द सॉल्यूशन एज आर पैरामीटर. तो हमारे पास वेट बाय वेट के भी परसेंट कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है? वन बाय वन हम इनकी कैलकुलेशन भी देखेंगे और इनके फॉर्मूला भी देखेंगे और इनकी डिटेल चेक करेंगे. ठीक है? ओके. सो the first one is mass percent. When the solute in a solution is a solid, a convenient way to express the concentration is a mass percent, which is weight, also called as weight by weight, which is the gram of solute in 100 gram of solution. मैंने अभी बताया था आपको कि परसेंट में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें एट ऑल टाइम्स 100 ही होगा. ठीक है? सो इसका जो फॉर्मूला है परसेंट बाय मास का, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन.
और इसको पर 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। सो we have an example for the mass percent. Suppose the solution is prepared by dissolving 25 gram of sugar into 100 gram of water. अच्छा, अब क्योंकि हम आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट है और डिनोमिनेटर में आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। दिस डिनोमिनेटर में जो आपके पास सॉल्यूशन है, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा हर फॉर्मूले में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सॉल्यूशन का मास डालना है या आपने सॉल्वेंट का मास डालना है, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द सॉल्वेंट, अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट का मास डाल रहे होते तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आता, बट वी आर नाउ कंसर्न विद द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। सो वी आर गोइंग टू एड अप द मासेस और उसके बाद हम उसको डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस 25 ग्राम शुगर इन 125 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपके पास कैसा सोल्यूशन है, 20% शुगर सोल्यूशन है। और साथ में आपको ये मेंशन करना है कि ये किस तरह की परसेंट एक्सप्रेशन है, वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप हमेशा वेट बाय वेट एक्सप्रेस करेंगे या इन बेटर टर्म्स आप इसको ग्राम पर 100 ग्राम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 20% शुगर सोल्यूशन ग्राम पर 100 ग्राम, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है या आप इसको जस्ट वेट बाय वेट भी कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अंडरस्टूड दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन, तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट है दैट वुड बी इन ग्राम और जो मास ऑफ सोल्यूशन है दैट वुड बी 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया कि हम अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट नोन हो और मास ऑफ सॉल्यूशन भी नोन हो, उससे हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें परसेंटेज गिवन होती है और हमें वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना होता है जिससे हमें वो सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो इन दैट केस इसी सेम फार्मूला को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, आगे पीछे करेंगे और उससे हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसी सेम फार्मूला में फॉर एग्जांपल आई हैव टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 300 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज 5% बाय मास। इसी प्रीवियस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और परसेंटेज हमारे पास कितनी गिवन थी, 5%, वो हमने यहाँ फॉर्मूले में प्लेस की। मास ऑफ सॉल्यूट वी डू नॉट नो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम्स और मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज ऑफ टर्निंग इट इनटू परसेंट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 300 वहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 वहाँ जाके दूसरी तरफ से डिवाइड हो जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट विल बी 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कि अगर 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं और उसको 285 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 300 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन दैट विल बी 5% बाय मास और उसमें कितना सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, 15 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला एक ही होता है, हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं उस फॉर्मूला को, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जिस तरह से अभी हमने मास कैलकुलेट किया था, दिस इट इज जस्ट लाइक दैट। इसको हम कब यूज करेंगे इस पैरामीटर को, जब हमारे पास परसेंटेज ऑफ जो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो कन्वीनियंट ये होता है कि हम उनको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। सो इफ अ सॉल्यूशन इज मेड by taking 40 ml of ethanol and adding enough water to make 240 ml of solution, the percentage by volume is 40 divided by 240। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को आप नोटिस करें कि हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हम इसके अंदर 240 ml वाटर ऐड कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमने 40 ml इथेनॉल लिया और उसमें हम 240 ml वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों ऐड होकर आते, 280 ml आता। बट इन दिस केस we are taking 40 ml of ethanol and making up the volume up to 240 ml, ठीक है।
फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का दैट इज 240 ml, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 240 ml प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सिंपल कैलकुलेशन है, 40 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 100, आपके पास 16.7% इथेनॉल सॉल्यूशन आ गया। ओके जिस तरह से आपने प्रीवियस मास परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया था, इसी तरह से आप सॉरी मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया था, इसी तरह से आप यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज गिवन हो और फाइनल वॉल्यूम गिवन हो तो आप उसमें कितना सोल्यूट ऐड करेंगे, तो उससे आपके पास डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, इसको मैं होमवर्क के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके दूंगी, ठीक है। The next, the most commonly used parameter is mass volume percentage. Mass volume percentage में हमारे पास जो solute है that is in the solid form, और जो solvent है आपका वो है liquid form में, ठीक है। तो mass of the solute divide by volume of solution multiply by 100। अच्छा, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आपकी गिवन है, if a solution is prepared from 10 gram of sodium chloride in enough water to make a 150 ml solution, the mass volume concentration is 10 gram divided by 150 ml multiply by 100%, ठीक है। इसमें आपके पास जो परसेंटेज आ रही है दैट इज 6.7%। 6.7% का मतलब क्या है, इट्स अ वेट बाय वॉल्यूम एक्सप्रेशन, यानी कि ग्राम इन 100 ml, कि अगर हमारे पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 6.7 ग्राम। हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें कितना है, 10 ग्राम इन 150 ml, और उसको अगर हम एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करें, यानी कि पर 100 ml के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो दैट वुड बी एज 6.7 ग्राम इन 100 ml, ओके। ओके, now the next concentration unit is parts per million और parts per billion। again ये हमारे पास एक बहुत important concentration unit है, जब हमारे पास बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कोई सॉल्यूशन बन रहा होता है, या हमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में किसी चीज़ को मेजर करना होता है, तो उस वक्त हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन यूनिट्स को हम बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एसआई यूनिट्स एज वेल, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको आप इजीली इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने इससे पहले जो परसेंटेज सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे, दोज वर एक्चुअली पार्ट्स पर 100 सॉल्यूशंस, ठीक है। उसमें आप हर चीज़ को 100 ml में या 100 ग्राम के हिसाब से देख रहे थे, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपीएम और पीपीबी सॉल्यूशंस, तो पीपीएम में आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको आप 1 मिलियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट है और कितने पार्ट उसमें सॉल्वेंट है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट इन पीपीबी सॉल्यूशंस हम सॉल्यूशन को 1 बिलियन पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हम देखेंगे कि उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट मौजूद है और कितने पार्ट उसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। बेसिकली पीपीएम एंड पीपीबीज आर जस्ट रेशोज, सिंपल रेशोज। इसको जब हम एसआई यूनिट्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो एसआई यूनिट में पीपीएम सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिलियन में आपके पास 6 जीरोज होते हैं, सो 1 मिलीग्राम और 1 लीटर में भी जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑफ 6 जीरोज, ठीक है। तो पीपीएम सॉल्यूशन को आप एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट लाइक दैट पीपीबी सॉल्यूशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं, पीपीबी में मिलियन से जब आप बिलियन में जाते हैं तो आपके पास 3 जीरोस मजीद ऐड हो जाते हैं, सो उन 3 जीरोस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी और रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मिलीग्राम से हम माइक्रोग्राम में आ जाते हैं, सो इन केस ऑफ पार्ट्स पर बिलियन वी आर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। अगर आपके पास पीपीएम किसी सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये इतने पीपीएम सॉल्यूशन है, यू मस्ट नो कि इसकी एक्चुअल एसआई यूनिट्स क्या है, मिलीग्राम पर लीटर,
और अगर आपके पास ppb सॉल्यूशन गिवन है तो आपके पास ऐसा यूनिट में इसकी क्या वैल्यू होगी, माइक्रोग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये कन्वर्जन्स आपसे पूछी जा सकती हैं असाइनमेंट्स में या एमसीक्यूज में। ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है इस यूनिट के साथ। द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन is the number of moles of a solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने मोलैरिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला शेयर किया है, which is molarity is equal to moles of solute divided by liters of solution। अच्छा, इसमें अगर आपके पास जो न्यूमेरिकल है या जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो, उसकी जगह आपको मास गिवन हो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिससे आप पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको मोलैरिटी के फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास किसी भी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा अननोन चीज़ें नहीं हो सकती, एंड इफ देयर आर मोर देन वन अननोन पैरामीटर्स इन योर फॉर्मूला देन यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑफ दोज अननोन, ताकि आप उस फॉर्मूले के अंदर उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, जब भी आपको एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता तो आप पहले एक चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर उस चीज़ को फाइंड आउट करके आप उससे दूसरी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एक्स एंड वाई अननोन, तो आप पहले y या x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको इक्वेशन में प्लेस करके दूसरे पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे नोट दैट द वॉल्यूम इज इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट लीटर्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, when molarity is reported, the unit is the symbol m, capital M, which is read as molar. For example, a solution labeled as 1.5 molar NH3 is a 1.5 molar solution of ammonia। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1.5 number of moles जो हैं 1.5 moles of ammonia are dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी आपका बहुत कॉमन यूनिट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग मोलैरिटी यूनिट फॉर आवर कैलकुलेशंस इन स्टोइचियोमेट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मोलर सॉल्यूशंस ही गिवन होते हैं। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट कंसंट्रेशन पैरामीटर इज मोलैलिटी। Molality of a solution is the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। इसमें जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी आपका सबसे कम यूज होने वाला यूनिट है, बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट यूनिट। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का मास यूज कर रहे होते हैं तो दैट इज बेसिकली बिकॉज कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो विस्कस है, उसको वॉल्यूम में मेजर करने से ज़्यादा ईजी है कि हम उसका मास फाइंड आउट कर लें। ठीक है, सो मोलैलिटी इज अ लेस यूज टर्म बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, मोलैलिटी इज जस्ट लाइक मोलैरिटी, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ मोलैरिटी यू हैव liter of solution in the denominator, and in case of molality you have mass of solvent in the denominator। keep in mind कि molarity और molality में सिर्फ वॉल्यूम और मास का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का डिफरेंस भी है। ठीक है, in case of molarity you are using the volume of solution, जिसमें solute और solvent दोनों involve है, but in case of molality you are using just the mass of solvent। ठीक है, टोटल करके आप यूज नहीं कर रहे होते। सो इफ इन एनी न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन का मास गिवन है तो आपको पहले उसमें से सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आप मोलैलिटी के फॉर्मूले में उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, जिस तरह से मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दैट मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रेड एज मोलर कंसंट्रेशन। A solution labeled as 3m CaCO3 is a 3 molar solution of calcium carbonate। ठीक है, okay, now the next term is normality।
The normality of a solution is the number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution. अच्छा, अब नॉर्मेलिटी जो है वो स्लाइटली हमारा डिफरेंट यूनिट है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है जब हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बेसिकली हम कंसर्न्ड होते हैं कि कितना रिएक्टेंट जो है वो कितनी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है या कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 लेना होगा जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, इन दैट केस वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, नॉर्मेलिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, that is the mass of a given substance which will combine with or displace a fixed quantity of another substance। ठीक है, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं एसिड या बेस की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो इट डोनेट्स 1 एचाइन। तो 1 एचाइन का मतलब क्या है कि हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोलर मास को डिवाइड करेंगे 1 से, विच इज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ठीक है, या अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब किसी सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है तो वो 2 हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता है। अब क्योंकि वो 2 हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट कर रहा है, सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में उतने ही नंबर से हम मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में क्योंकि एच आयन या ओ एच आयन इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सो इन दैट केस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच रिएक्टेंट is equal to the 1 mole of electrons which it donates or reacts with in the redox reaction। redox reaction के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनको हम डिटेल में जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे उस वक्त हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो आप मोलर मास को डिवाइड करते हैं एसिडिटी से, बेसिसिटी से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, ओके, once you have find out the gram equivalent weight of a solute, उसको आप डिवाइड करेंगे लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से और आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। When normality is reported, the unit is the symbol N, capital N, which is read as normal. For example, a solution labeled as 2 normal HCl is a 2 normal solution of hydrochloric acid। ठीक है, नॉर्मेलिटी ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूशंस। जब भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं हम उसकी डाइल्यूशन भी करते हैं या हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने एक 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद मुझे उसको कन्वर्ट करना है 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में, तो उसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगी? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये हमारे पास कहाँ से आया? बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डज नॉट चेंज। हमारे पास क्या है कि जस्ट एडिशनल वाटर ऐड हो रहा है, तो हमारे पास जो एक इक्वालिटी, एक रिलेशनशिप हम सेट कर सकते हैं वो ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन and the moles of the solute after dilution will remain same। ठीक है, अच्छा, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया मोल 1 इज इक्वल टू मोल 2 से। अब क्योंकि मोलैरिटी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो इक्वल होते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय लीटर से। ठीक है, finally, because the two sides of the equation are set equal to one another, volume can be in any unit we choose as long as the unit is same on both sides।
अच्छा, इसमें आपको ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन आई है m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2, इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि m1 जो है और m2 उन दोनों के यूनिट सेम हों, ठीक है। इसी तरह से L1 और L2 इनके यूनिट्स अगर सेम है तो हम कोई से भी यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन की है वो हमने मोलैरिटी और लीटर से की है, ठीक है। बट ये जो C1 V1 और C2 V2 है, इसमें हम अगर कंसनट्रेशन दोनों साइड पे मिलीग्राम्स में ले रहे हैं तो हम इसको मिलीग्राम्स में भी ले सकते हैं। कंसनट्रेशन अगर हम दोनों साइड पे मोलैरिटी में ले रहे हैं तो आप उसको मोलैरिटी में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम अगर आपने दोनों साइड्स पे ml में लिया है, जैसे कि आप अक्सर टाइट्रेशन की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, तो आप उसको ml में भी ले सकते हैं और उसको लीटर में भी ले सकते हैं और सीधा से कोई और सा भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी आपने यूनिट यूज़ किया है वो दोनों साइड पे सेम हो। राइट हैंड साइड पे भी वही यूनिट यूज़ हो रहा हो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही यूनिट यूज़ हो रहा हो। आई होप कि आपको आज जो हमने यूनिट्स डिस्कस किए हैं वो समझ आ गए होंगे। आज की क्लास के लिए आपका टास्क ये है कि आपने इन तमाम फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें तो आपको कोई सी भी चीज़ें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका जो सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास तो मैं अभी आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही, बट एट द एंड ऑफ सेकेंड क्लास इंशाल्लाह ताला आई विल अपलोड एन असाइनमेंट जो कि आपका होमवर्क होगा। उसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसका इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि हम उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए हैं उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको सिंपली एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ कि हमने आज क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कवर की है और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया है। प्लस we covered the percentage concentration which can be of three types: weight by weight, volume by volume and weight by volume। इन तीनों के अपने अपने फॉर्मूला हैं। इसमें आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन सॉल्यूशंस हियर। सो जिस तरह से परसेंटेज सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके पार्ट्स पर 100 सॉल्यूशंस होते हैं, जस्ट लाइक दैट यू हैव पीपीएम एंड पीपीबी सॉल्यूशन। पीपीएम और पीपीबी सॉल्यूशन के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये आपके लिए एक एमसीक्यू का पॉइंट है। नेक्स्ट इज द मोर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। और फाइनली हमने डिस्कस किया है डाइल्यूशंस को, जिसको आपने बहुत कॉमनली यूज़ किया है अपनी टाइट्रेशन की कैलकुलेशन में, और इसको हम फर्दर भी आगे इसके बहुत सारे यूजेस हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आपका टास्क ये है कि आपने सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं आपको वो याद करने, ठीक है। जब इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मैं रैंडमली आप लोगों से इन फॉर्मूले के बारे में पूछ सकती हूँ। सो रिमेंबर कि आपने इस लेक्चर को सुना हुआ हो और इन फॉर्मूले से आप फेमिलियर हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लेक्चर स्टाइल में चेंज करना चाहते हो तो वो आप मुझे फोरम पे या ईमेल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।